हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। कभी कभार हमारे इर्द गिर्द ऐसे गैर मामूली वाकयात होते हैं कि पहले तो इनके मुतल्लिक सुनकर यकीन करने को ही दिल नहीं चाहता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हकीकत पे यकीन करने को दिल चाहता है। और यह हकीकत इतनी खौफनाक होती है कि रूह तक काम जाती है। हर तरफ खौफो हरास फैल जाता है। सारे गांव में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लोग अपनी बेटियों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। कोई भी अपनी बेटियों को दहलीज तक भी जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। खवातीन ने भी खुद को चार दीवारी में बंद कर लिया था। किसी काम से बाहर निकलना भी होता तो डर डर कर सहम सहम कर निकला करती। यूं लगता जान लबों पर आई हुई हो। खौफ और दहशत से इनका बुरा हाल होता था। न जाने कोई असेब हो गया था या फिर कोई भूत प्रेत का साया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई मुमकिन वजह समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि अब एक के बाद एक गांव की 30 औरतें हामला हो गई थी। और हैरत की बात यह थी कि इनमें से कुछ गैर शादीशुदा थी, अभी तक बाप की दहलीज पर ही बैठी थी, और कुछ ऐसी जिनके शौहर नौकरी की घर से दूसरे बड़े शहरों में गए हुए थे, वहीं रिहायश पजीर थे। ऐसे में इन औरतों का हामला हो जाना वाकई बहुत परेशानी की बात थी। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था, नाकाबिले फहम बात मालूम होती थी। कुछ ही देर दबी दबी अफवाहें ये भी गर्दिश में थी कि गांव की औरतें ही बदकिरदार हैं, बहुत बुराई की तरफ माइल हैं, गुनाह करने की आदी हैं। इसी वजह से कुछ लड़कियां तो बगैर शादी के ही हामला हुई हैं, और जिनके शौहर दूसरे शहर में हैं उन्होंने भी बदकिरदारी का मुजाहरा किया है। लेकिन एक साथ इतनी सारी औरतों का हामला हो जाना भी तो मुमकिन नहीं बात। कुछ और ही बात थी ये, जो अब तक किसी की समझ में नहीं आ सकी थी। असल हकीकत इसके बरक्स थी। सभी औरतें तो बदकिरदार नहीं हो सकती थी। मेरे अम्मा अब्बा भी बहुत परेशान थे। इन्हें मेरी बहुत फिक्र लगी रहती थी। इन सब अफवाहों और असेब की मौजूदगी की खबरों के बाद मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दिया गया था। मैं 15 साल की थी। मेरे गांव की लड़कियों से बड़ी दोस्ती थी। सब अच्छी मेरी दोस्त थी। अक्सर ही हम सब नहर के पार जाकर जमा होकर वक्त गुजारी करती थी, एक दूसरे से बातें किया करती थी। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया था। अब्बा घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा चुके थे। मैं चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। एक दिन मैंने गुस्से में अम्मा से कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इस कैद में अब मुझसे नहीं रहा जाता, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये सब सुनकर अम्मा परेशानी से कहने लगी, तुझे मालूम है अपनी नीलो हामला हो गई है। ये सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे हवास गुम हो गए। नीलो मेरी सहेली थी, बहुत अच्छी थी। ना उसका किसी के साथ कोई चक्कर था और ना ही वो बदकिरदार थी। इसके किरदार में कोई झोल ना था। वो बहुत अच्छे किरदार की लड़की थी। फिर वो कैसे हामला हो गई थी? फिर अम्मा ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना कदरे मुश्किल था। अम्मा कहने लगी, सुना है वो पानी भरने नहर पर जा रही थी कि जब भी किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया, और इसी वजह से वो हामला हुई है। किसी जानवर ने उसे हमला कर दिया है। मैंने बेयकीनी से कहा कि ये कैसे मुमकिन है? क्या वो किसी जानवर के बच्चे की मां बनने वाली है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जानवर नीलो को हमला कर दे। बड़ी ही बेबुनियाद बात है। अम्मा ने कंधे झुका दिए और कहने लगी, नीलो की माँ तो रोते रहते यही कह रही थी कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का काम है। किसी जानवर ने ही उसे इस नहज तक पहुंचाया कि वो हमला हो गई है। गांव वाले तो वैसे भी बहुत शरीफ लोग हैं, तो फिर ऐसे में गांव की औरतों की इज्जत के साथ कौन खेल सकता है? हो सकता है कि जानवर ही कोई होगा, कोई जिसने इसको हमला कर दिया है। लेकिन नीलो की माँ की बात तो बिल्कुल ही बेवजन लग रही थी। कोई सर पैर तो मालूम हो नहीं रहा था इस बात का। एक जानवर का एक इंसान से क्या ताल्लुक हो सकता है? जानवर औरत को हमला कैसे कर सकता है? मैंने अम्मा से कहा कि मैं नीलो से मिलना चाहती हूँ और उससे पता करना चाहती हूँ कि आखिर मामला क्या है, इसके साथ दरअसल हकीकत में हुआ क्या है, किसी ने क्या किया है। ये सब किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। ये सुनना था कि अम्मा ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी, जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, यहीं घर पर बैठी रहे। पता नहीं कौन सा जानवर है, कैसा है, कब किस पर हमला कर दे, तो एहतियात कर। गांव की औरतें तो लगता है बिल्कुल भी महफूज नहीं है। आए दिन ऐसी कोई ना खबर मिलती तो के दिल दहल जाता। मैंने अम्मा से कहा कि मैं खुद नीलो से पूछना चाहती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है। आखिर कैसे कोई जानवर किसी औरत को हमला कर सकता है? मुझे हकीकत जाननी है अम्मा। अम्मा ने अब्बा का खाना तैयार कर लिया था। कहने लगी, चल मैं खेतों पे तेरे अब्बा को खाना देने जा रही हूँ। तुझे भी नीलो के घर छोड़ देती हूँ, मेरे साथ ही चल। लेकिन अकेली वापस आने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तो सिर्फ नीलोफर की माँ से कहना कि वो तुझे खुद छोड़ने आएगी। तो अकेली वहां से हरगिज ना निकलना। क्या पता तुझे भी नीलोफर की कोई खास बात बता दे, कोई ऐसी बात जिसको सच भी माना जा सके। अम्मा की फितरत में खोज लेना था, और वो अभी भी इसी वजह से मुझे नीलोफर के घर छोड़ने पर राजी हुई थी। नीलो का घर ज्यादा दूर नहीं था। थोड़े ही फासले पर मेरी दोस्त नीलोफर का घर था। थोड़ी ही देर में मैं इसके पास पहुंच गई। वो कमरे में बैठी थी, अंधेरा करके घुट घुट कर रो रही थी। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, वो मेरे सीने से लगकर इस तरह रोई कि मैं खुद भी रो पड़ी। उसके रोने में काफी शिद्दत आ गई थी। मैंने उसे तसल्ली भी ना दे सकी थी।
उसके दुख पे मैं भी बेइख्तियार रोना शुरू हो चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। मुझे सब कुछ अजीब नजरों से देख रहे हैं। कोई मुझे बदकिरदार कह रहा है, कोई बेहया। मुझे सब शक्की नजरों से देख रहे हैं। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। तारिक की अम्मा ने तो हमारा रिश्ता भी तोड़ दिया है। वो कह रही हैं कि मैं ऐसी बदजात लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ, जो शादी से पहले ही न जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, किसी और के बच्चे को कोख में रख लिए फिर रही है। ये बात सुनकर तो वाकई ही मुझे भी अफसोस हुआ था। नीलो तारिक से बहुत मोहब्बत करती थी। वो दोनों बचपन के मंगेतर थे, फिर खाला ऐसे कैसे मंगनी खत्म कर सकती थी। नीलो पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर उसे बहुत दुख पहुंचाया जा रहा था। मैंने नीलो से कहा कि तुझे कुछ याद है कि तेरे साथ क्या हुआ था? वो कहने लगी, मैं नहर पर पानी भरने जा रही थी कि अचानक ही झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं बौखलाहट का शिकार हो गई। वो काफी बड़ा था और खौफनाक भी। मैं संभल ना पाई और फिर उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। मैं डर कर बेहोश हो गई। मुझे आसपास का कोई होश ना रहा और जब होश आया तो मेरी इज्जत लुट चुकी थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो जानवर मुझे अपनी हवस का निशाना बना कर जा चुका था। मैंने नीलो से पूछा कि वो कौन सा जानवर था, तो वो कहने लगी कि मैं तो इस कदर खौफजदा हो गई थी कि मैं ये भी समझ ना पाई कि वो कौन सा जानवर था। शायद वो कोई कुत्ता था जो बहुत बड़ा था, जिसने इस पर अचानक हमला कर दिया था। जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने मेरा मुंह बंद करवा दिया और कहने लगी कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी से इस बात का जिक्र ना करना, क्योंकि जानवर तो आकर खुद किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं हामला हो जाऊंगी। वो इतना बड़ा जुल्म ढा जाएगा मुझ पर। ये बात तो अम्मा को वहम गुमान में भी नहीं थी कि इंसान किसी जानवर से भी हमला हो सकता है। अगर इसी वक्त अम्मा ये बात सबको बता देती तो शायद इस एतबार कर लेते सब मेरी बात का। लेकिन चूंकि मैं अब हामला हो चुकी हूँ, इसीलिए सब मुझे पर शक नजरों से देख रहे हैं। कोई मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा। मुझे हर कोई बदकिरदार कह रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। और तारिक की अम्मा का भी यही कहना है कि मैं अब अम्मा ऐसी बातें करके मेरे किसी गुनाह पर पर्दा डालना चाहते हैं, असल बात को छुपाना चाहते हैं और मेरी बर्बादी को छुपा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, सच कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात का एतबार नहीं कर रहा। नीलोफर मेरे कांधे पर सर रखकर रोते हुए कहने लगी, तबस्सुम, तुम तो मेरी बात पर भरोसा करती हो ना? तुम तो जानती हो ना, मेरे किरदार से वाकिफ हो ना? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि किसी जानवर ने ही मेरे साथ ज्यादती की है। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सब कुछ ये गलत है। मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं सब। मैंने फौरन उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम परेशान ना हो, मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। मैं जानती हूँ तुम्हारा किरदार आईने की तरह शफाफ है। मैं और नीलो बचपन के साथी थे और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि वो कभी झूठ नहीं कहती। उसकी बातों में कोई बनावट नहीं है और वैसे भी वो तारिक से बेपनाह मोहब्बत करती थी। फिर किसी और के साथ गुनाह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं काफी देर तक इसे दिलासा देती रही और इसे ये भी यकीन नहीं दिलाया कि मैं तारिक से बात करूंगी, वो अपनी अम्मा को समझाएगा। तारिक भी हमारे ही गांव में रहता था। वो अक्सर मेरी उससे मुलाकात होती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, उसे हकीकत पर यकीन करने का कहूंगी। उसे तो नीलों पर भरोसा करना चाहिए था। कम से कम उसे तो अपनी मोहब्बत पर शक नहीं होना चाहिए था। कुछ देर और बैठकर मैं वापस घर लौट आई थी। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरा दोबारा घर से निकलना ना हुआ। मैंने अम्मा को भी नीलो की बात बताई, हर बात बताई, लेकिन अम्मा को भी यकीन ना आया। वो खुल खिलाकर हंसती और कहने लगी, पहली दफा सुना है कि कोई जानवर किसी और को हमला कर दे। ऐसा कैसे मुमकिन है भला? मुझे अम्मा की सफाक हंसी पर बहुत गुस्सा आया था। अम्मा भी रिवायती औरतों की तरह बात को हंसी में उड़ा दे गई थी। नीलो और उसकी माँ बहुत परेशान थी और काफी बाकी गांव की औरतें भी। लेकिन मेरी माँ का मौके का लिहाज किए बिना मजाक उड़ा रही थी। इनकी तकलीफ पर तमस्खराना अंदाज में हंस रही थी। वो कहते हैं ना कि दर्द भी जब भी महसूस होता है जब खुद को चोट लगती है। दूसरों की चोट को देखकर तो इंसान सिर्फ मजे ही ले सकता है। अपना दर्द अपना ही होता है। इंसान सहकर ही जानता है कि अजियत किस चीज का नाम है। मेरी अम्मा भी यही कह रही थी और भूल गई थी कि वो खुद भी एक बेटी की माँ है। 2-4 दिन गुजरे और 3 गांव की और औरतें हमला हो गई। कुल मिलाकर अब 35 औरतें हमला हो चुकी थी और वो सबकी सभी मासूम थी। किसी के बारे में ऐसा गुमान नहीं किया जा सकता था कि वो बदकिरदार हैं। बाकी औरतों का भी यही कहना था। बताया था उन्होंने भी कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया है और इसी वजह से वो उम्मीद से हुई हैं। ये बात वाकई अनोखी थी, लेकिन यकीन न आने वाली बात होती थी। एक दिन और गुजरा और अम्मा को शदीद बुखार ने आ लिया। उनके पैरों में इस कदर तकलीफ थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बहुत कमजोरी हो रही थी। मजबूरन मैं अकेली घर के सारे काम निपटाने लगी और फिर अम्मा को लेकर हकीम के पास चली गई। हकीम साहब ने दवाएं दी और आराम करने का कह दिया। मैं अम्मा को वापस घर लाई और चारपाई पर लिटा दिया। अम्मा को दवा खिलाने के लिए जब मैंने घड़े को उल्टा किया तो सर पर पकड़ लिया कि घड़ा खाली पड़ा था। मैंने अम्मा से पूछा, कल तुम पानी भरकर नहीं लाई थी क्या? अम्मा कहने लगी, नहीं,
कल से ही मेरा जिस्म टूट रहा है, इसीलिए मैं पानी भरने नहीं गई। सोचा कि आज चली जाऊंगी, मगर नहीं जा सकी। तबीयत का तो तुझे पता ही है। मैंने अम्मा से कहा कि अब तो घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, मुझे ही जाकर पानी लाना होगा। अम्मा ने फौरन मना कर दिया। कहने लगी, तेरा जाना ठीक नहीं है, शाम तक इंतजार कर ले, तेरा अब्बा आएगा तो उसके साथ चली जाना, तो अकेली नहीं जाना। मैंने नाराजगी से अम्मा को देखा कि अभी सुबह का वक्त हो रहा है, अब्बा को आने में तो शाम है, तब तक हम पानी के लिए क्या करेंगे? ऐसे तो पानी के बगैर गुजारा नहीं था ना। मैंने अम्मा से कहा, कुछ नहीं होता, मैं जल्दी नहर से बस एक घड़ा भर कर ले आऊंगी, शाम तक इंतजार नहीं कर सकती मैं बेखौफो खतर घर से बाहर निकल आई थी। मैं बहुत ही ज्यादा निडर थी, और जब से मुझे पता चला था कि ये सब किसी जानवर का काम है, तब से तो मैं बिल्कुल भी खौफ हो गई थी। मुझे जानवरों से बहुत लगाव था, बड़े से बड़े जानवर के नाम पर भी खौफ नहीं आता था। इसीलिए मेरा ख्याल था कि मैं किसी भी जानवर को बासानी काबू कर सकती हूँ, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मेरा घड़ा उठाए नहर के पास पहुंच गई मैं। नहर बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, लोगों ने डर कर घरों से निकलना छोड़ दिया था और बिला जरूरत तो कोई नहर का रुख भी नहीं करता था। पूरे इलाके में खौफो हिरास ने डेरे डाल रखे थे। बहुत ही ज्यादा पुरसुकून माहौल था। मैं बड़ी आराम से कुछ देर तक नहर के पानी में पाँव डालकर बैठी रही, और फिर जब वापस जाने का ख्याल आया तो मैंने घड़ा भर लिया। अभी मैं वापसी के लिए पलटी ही थी कि मुझे ऐसा लगा कि पीछे की तरफ झाड़ियों में सरसराहट हुई है, किसी किस्म की कोई आवाज आई हो। मैंने पलटकर देखा तो मुझे वहां कुछ भी नजर ना आया, बस कुछ झाड़ियां ही हिल रही थी, इसके अलावा तो कुछ खास नजर ना आया। अक्सर गायें भैंसें यहाँ चरने के लिए आया करती थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद वही होंगी। मैंने घड़ा वहीं छोड़ा और जाकर झाड़ियों में झांकने लगी, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं ये सरसराहट कैसी थी। मैं वापस घड़े की तरफ पलटने लगी तो मैंने देखा कि एक बड़ा काला कुत्ता घर के मेरे घड़े के पानी में मुंह डाल रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं भागते हुए आई, मगर वो बहुत तेज से झाड़ियों में ही कहीं गायब हो गया था। मैंने दोबारा घड़े का पानी खाली किया और फिर नहर से साफ पानी भरा, और काला कुत्ता इस कदर बड़ा और खौफनाक था कि उसे देखकर वहशत हो रही थी, खौफ आ रहा था। मैंने गांव में आज तक इस किस्म का कुत्ता नहीं देखा था। ये किस किस्म का कुत्ता था? कोई आम कुत्ता तो नहीं लग रहा था, किसी और ही नस्ल का कुत्ता लग रहा था। मैंने पानी भरकर घर लौटी तो अम्मा परेशानी के आलम में चारपाई पर बैठी थी। मुझे देखकर गुस्से में कहने लगी, अरे तबस्सुम कहाँ रह गई थी? पानी भरने गई थी या फिर नहर के किनारे मजे करने गई थी? तुझे पता भी है कि गांव के हालात कैसे चल रहे हैं, तूने इतना वक्त लगा दिया, मेरी तो जान लबों पर आ गई थी। अगर तुझसे पहले तेरा अब्बा लौट आता तो पता है ना कितना भंगामा खड़ा करता। मैंने अम्मा से कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस बहुत दिनों से नहर की तरफ गई थी नहीं थी, इसीलिए कुछ देर वहीं पाँव डालकर बैठ गई, फिर फौरी वापसी की राह ले ली। ये सुनकर अम्मा तिलमिला गई और कहने लगी, तेरी तो मौजें ही खत्म नहीं होती। मैंने अम्मा के गुस्से को नजरअंदाज किया और घर के कामों में लग गई। अम्मा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभली थी। अगले दिन मैं फिर हकीम साहब के पास इन्हें लेकर गई। हकीम साहब ने अम्मा को दवा दी और साथ ही मुझे भी दवा का एक पैकेट पकड़ाया। मैंने हैरत से हकीम साहब की तरफ देखा तो वो कहने लगे, तेरी अम्मा को लगने वाला बुखार हुआ है, तू हर वक्त अपनी अम्मा के करीब रहती है, इसलिए कि तुझे भी दवा खा कर। हकीम साहब कहने लगे कि गांव की बहुत सी औरतों को ये बुखार हो रहा है, इसीलिए एहतियात के तौर पर तुझे भी दवा दे रहा हूँ। इनकी बात कर सुनकर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले नीलो को भी शदीद बुखार हुआ था। इसी की वजह से एक सहेली को और भी बुखार चढ़ा था। मैंने जल्दी से इन्हें अपनी दवा पकड़ ली कि कहीं मैं भी बीमार ना पड़ जाऊं। हकीम साहब के पास से तो लौटे तो मैंने अम्मा को दवा खिलाई और खुद भी खा ली। दवा खाने के कुछ देर बाद अम्मा सो गई। बुखार ने अम्मा को बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन मुझे नींद ना आई, इसलिए मैंने घर के कुछ काम किए और फिर मुझे नीलो का ख्याल आया। पता नहीं इसका क्या हुआ था, इसके और तारिक के रिश्ते का मामला हल हुआ था या नहीं, पता नहीं वो कैसी हो गई। यही सोचकर मैं नीलो से मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ी और अम्मा को भी ना बताया। अगर मैं अम्मा को बताती तो अम्मा कभी भी मुझे इजाजत नहीं देती और साफ मना कर देती, इसलिए मैं खामोशी से चल पड़ी थी। वैसे भी अम्मा के जागने से पहले मुझे लौट आना था। नीलो का घर कुछ करीब ही था। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। वो तो सूकर कांटा हो चुकी थी। उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे क्योंकि तारिक से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसकी अम्मा को यह फिक्र सता रही थी कि अब उनकी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, वो कैसा बच्चा जन्म देगी और कोई उसको कबूल करेगा भी या नहीं। मैं कुछ देर नीलो के पास बैठी उसे तसल्ली देती रही और फिर मैंने नीलो के पूछने पर उसे अम्मा की तबीयत के बारे में बताया और हकीम साहब की दवा के बारे में भी, कि उन्होंने मुझे भी दवा खाने के लिए दी है, क्योंकि अब मुझे भी हल्की हल्की नींद आने लगी थी। नीलो कहने लगी कि मैं भी हकीम साहब के पास की दवा ही खा रही थी, मुझ पर भी गनुगी तारी रहने लगी थी। शायद इसी वजह से वो जानवर बआसानी मुझसे हमला कर बैठा था। अगर मैं नींद के नशे में ना होती तो शायद खुद को इस जानवर से बचा लेती, अपना बचाव कर सकती थी। नीलो की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने उसे बताया कि मैं नहर की तरफ पानी भरने गई थी। वहां तो अब गांव की कोई लड़की नहीं आती। अलबत्ता एक अजीब सी बात हुई कि वहां मुझे एक बड़ा बहुत काला कुत्ता नजर आया। ये सुनकर नीलो घबरा गई और कहने लगी कि तुम अब वहां मत जाना, कोई भी
गांव की दूसरी तरफ जो कुआं है वहां से पानी भर लिया करो। अम्मा और बाकी औरतें भी अब वहीं जाती हैं। तुम इस नहर की तरफ अब दोबारा न जाना। मुझे तो लगता है कि ये वही कुत्ता है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। नीलो की बात सुनकर मैं चौंक गई। वाकई वो कुत्ता बहुत बड़ा और अजीब सा था, लेकिन वो नीलोफर के साथ कुछ भी ऐसा कैसे कर सकता था? ये ताज्जुब वाली बात थी। कुछ देर नीलो के साथ बातें करके मैं वापस घर लौट आई थी। अम्मा को मेरे जाने के बारे में कुछ न पता चल सका था। दोपहर हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि पानी खत्म हो गया है, पानी भरने जाना है। अम्मा कहने लगी, सुना है अब गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। तू भी वही जाना, नहर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तू वही जाया कर। कल भी तूने इतना वक्त लगा दिया था। मैं परेशान हो गई थी। मैंने हाँ मिलाई और घड़ा उठाया और निकल आई, लेकिन मेरा रुख नहर की तरफ था। वहां पानी भरना आसान था और फिर बहुत ही पुरसुकून सा माहौल था। कुएं पर तो औरतों ने यकीनन रश लगा रखा होगा। यही सोचकर मैं नहर पर पहुंच गई थी। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। हकीम साहब ने न जाने कैसी दवा दी थी कि मुझे लग रहा था मैं चकरा कर गिर जाऊंगी, जबकि मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। अम्मा ने शदीद बुखार में दवा खाई थी, इसलिए वो घुटनों के हिसाब से सो रही थी। लेकिन मुझ पर यह गनूदगी इतनी हावी क्यों हो रही थी? मैं घड़ा भरकर वापस पलटी तो मेरा सर चकराने लगा। कुछ देर में पत्थर के पास ही बैठ गई और फिर जब दोबारा खड़ी हुई तो भी मेरे हाथ पांव लरज रहे थे। और फिर अचानक ही झाड़ियों में से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं संभल ना पाई। मुझे बस ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घसीट रहा हो और घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया हो। मुझे कुछ होश ना रहा। मैं पूरी तरह बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरी जान निकल गई। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मेरा दुपट्टा दूर झाड़ियों में फंसा हुआ था। मेरे लिए खड़ा होना भी मुहाल हो गया था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती घड़ा लेकर मैं घर पहुंची थी और अम्मा के कदमों में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी। अम्मा ने परेशानी से पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने अम्मा को बताया कि झाड़ियों में से किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था। अम्मा ये सुनकर पहले तो गुस्सा होने लगी कि मैं नहर की तरफ क्यों गई थी, और फिर जब अम्मा को समझ आया कि हमने क्या नुकसान उठाया है, तो अम्मा खुद भी बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। मैं तो नीलो की माँ का मजाक बना रही थी और अब तो खुद भी यही करवा कर आ गई है। तुझे कितना मना किया था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। हकीम साहब की दवा की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं कुछ देर से स्थानीय की गर्ज से बैठ गई थी। यही बस मेरी गलती थी। मुझे लगता है कि इसी काले बड़े कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था। वो बहुत ही खतरनाक सा है। ये सुनकर अम्मा कुछ देर तो हैरान रह गई और फिर कहने लगी कि अब ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तू अब खामोशी इख्तियार कर। मैंने अम्मा से कहा कि तुम नीलोफर की माँ की जैसी गलती ना करो। अगर नीलो की माँ पहले ही सब कुछ सच कर बता देती तो आज नीलो का ये हाल ना होता। लोग उसे बदकिरदार ना ठहराते। अगर मैं भी हामला हो गई तो फिर क्या होगा? तुम दुनिया को क्या बताओगी? इसीलिए इस बात के बारे में आज ही सबको बता देते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि गाँव में मर्दों से कहो कि दूर झाड़ियों में जाएं और उस हिस्से की तलाशी लें। अगर वो कहीं कुत्ता मिल जाए तो उसे पकड़कर मार दे, मजीद किसी और को नुकसान से बचा सके। वरना गांव की औरतें यूं ही अपनी इज्जत गंवाती रहेंगी और न जाने जो औरतें हामला हैं वो किस तरह का बच्चा पैदा करेंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से से कहने लगी, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। गांव के मर्दों का तुम्हें अंदाजा नहीं है। इज्जत के नाम पर वो औरत ही की जान ले लेंगे। अब तक जितनी औरतें हामला हुई हैं, इनके हमल को छुपाने की ही कोशिश की गई है। गांव के बहुत से मर्दों को इस बात का इल्म भी नहीं है। औरतें ना ही खुद नहर की तरफ का रुख करना छोड़ दें तो भी अंदाजा आइंदा इस किस्म जगह पर मत रखना कदम। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, जबकि मैं चाहती थी कि इस जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाया जाए। और फिर इत्तेफाक से 2 दिन बाद ही मैं दवा अपनी लेने गई। मेरी दवा और हामला औरतों से मुलाकात हुई और अजीब सी बात सामने आई। उन्होंने बताया कि वो हकीम साहब की दवा दी हुई खा रही थी और इसी की वजह से इन्हें बहुत नींद आती थी। इसीलिए इन्हें अंदाजा ना हो सका कि इन पर किसी ने हमला किया था और क्या हुआ था। इन्हें कुछ होश नहीं रहता था। अलबत्ता कोई जानवर तमाचीज थी, ये इन्हें महसूस हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हकीम औरतों की दवाई ना खाती तो वो शायद जानवर हमला ना करता। जो भी था, ये बात हकीम साहब के मतलब से जुड़ी थी और यही सोचकर मैं खामोशी से हकीम साहब के मतलब तक पहुंच गई थी कि कोई ना कोई बात वहां से जरूर पता चलेगी। मतलब बिल्कुल खाली पड़ा था। यह वक्त हकीम साहब के आराम का होता था। इस वक्त अपने मतलब पर ही आराम करते थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची थी कि अंदर से आती हकीम साहब की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हकीम साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जितना काम आपने मुझे दिया था मैं इतना कर चुका हूँ। अब गांव की बहुत सारी औरतें हामला हैं और वो सब इस कदर खौफजदा हैं कि कोई भी नहर का रुख नहीं करेगा। अब आप बासानी नहर को काट कर पानी का रुख अपने खेतों की जानिब कर सकते हैं। किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। सारा काम आराम से हो जाएगा। हकीम साहब की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे कुछ वक्त पहले की बात याद आ गई थी। अब से कुछ महीनों पहले नहर को लेकर हमारे गांव के और बराबर वाले गांव के वडेरों के दरमियान तनाजा चल रहा था। नहर का पानी हमारे खेतों के लिए इस्तेमाल होता था और वो चाहते थे कि वो भी हमारी ही नहर से पानी इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे चौधरी साहब ने इस बात की इजाज़त इन्हें नहीं दी थी। ये मसला अब से नहीं बल्कि मैं अपने बचपन से देखती आई थी। हर थोड़े दिन बाद नहर के पानी को लेकर कोई ना कोई झगड़ा खड़ा हो रहा था और अब की बार दूसरे गांव के जमींदारों ने
इस मसले को हल करने के लिए तरीका निकाला था। उन्होंने नहर का पानी हासिल करने के लिए गंदा खेल खेला था और अपने कुछ आदमियों को वहां छुपा दिया था। हकीम साहब इनसे मिल गए थे। औरतों को वो इस तरह की दवा देते कि जिसे खाकर वो अपने होश खोने लगती, और ऐसे में वो आदमी इनकी इज्जत पर पामाल करते और नाम किसी जानवर पर आ जाता था, क्योंकि इससे पहले ही औरतों को एक बड़ा सा काला कुत्ता दिखाकर डराया जाता था और औरत यही समझती थी कि किसी कुत्ते ने इसकी इज्जत खराब की है। लेकिन दरअसल असल जानवर तो किसी दूसरे बड़े जमींदार थे, जिन्होंने पानी हासिल करने के लिए मासूम औरतों को अपना निशाना बनाया था। डर के मारे गांव वाले अब नहर की तरफ का रुख कर नहीं रहे थे, और दूसरे जमींदार का अंदाजा था कि वो इस जगह पर नहर का पानी का शिगाफ लगाकर पानी हासिल कर लेगा। मैंने सारा सच जानने के बाद खामोशी से पलट आई थी और सीधे से मैं जिम्मेदारों की हवेली का रुख किया था। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें सारी बात तफसील से बता दी थी। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि उन्हें गांव की औरतों के हमला होने की खबर नहीं मिली थी और ना ही उन्हें ये पता था कि अब औरतें नहर पर नहीं जाती। जमींदार ने हकीम साहब को बुलाकर पंचायत में कड़ी सजा सुनाई थी और इन्हें गांव से निकाल दिया था, क्योंकि इनकी वजह से गांव की कई औरतों की इज्जत बर्बाद हुई थी। और पंचायत में ही बराबर वाले गांव के जमींदार को बुलाकर इस मामले पर बात की गई थी। कुछ पसोपेश के बाद दूसरे जमींदार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सजा के तौर पर दूसरे जमींदार को अपनी कुछ जमीनें हमारे किसानों के हवाले करनी थी, जिनकी बीवियों ने अपनी इज्जतें गंवाई थी। ये मामला कुछ ही अरसे में पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन हर कोई मेरी हिम्मत की मिसाल देने लगा था कि मैंने अपनी समझ बूझ के साथ काम लेते हुए इतने बड़े राज से पर्दा उठाया था। गांव की सीधी सादी औरतें आज भी नहर से पानी भरने जाती हैं, लेकिन अब इन्हें किसी बात का खतरा लाक नहीं होता। अपने घटिया मकासद को पूरा करने के लिए इतना घिनौना और गंदा शैतानी खेल खेला गया था। किसी की इज्जत का पास न रखा गया, जिनसे ज्यादती करके लोगों को वर्गलाया गया, इनकी औरतों की इज्जतों को पमाल किया गया था। मगर अब ये सब करना इन दरिंदों के लिए मुमकिन न रहा था।